ओके ओके। तो आपको पता ही है कि हमारा 12th का तो सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब जो आपका 7th ऑफ जैन को मेजर 7th ऑफ जैन को जो आपका टेस्ट है उसमें ऑसिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए अब हम उसका रिवीजन कर रहे हैं। ऊपर से मैंने यहाँ पे डे 1 लिखा है, अगर आपको दिख रहा है ब्लू में 01 लिखा है। Yes. क्योंकि अब से हाँ हम मैम, दिख रिवीजन गया। सेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इन रिवीजन सेशंस में हम 11th 12th सबको टारगेट करेंगे। और टारगेट करने का नेचर इस तरीके से रहेगा बेटा, मतलब अब से आप लोग अपने जैसे जो आपके फ्रेंड्स अवंती में हैं जो ज्वाइन करते हैं, अगर वो रेगुलर नहीं लग रहे आपको तो आप उन्हें एक बार बता दीजिएगा कि अब से रिवीजन शुरू हो गया है। और रिवीजन कुछ ऐसे होगा कि मैं आपको थ्योरी का एक क्विक रिकैप दूंगी, ठीक है। जैसे कि आज तो हमने क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस किया है क्योंकि आपका 7th ऑफ जैन को मैं कर रही हूँ। 7th ऑफ जैन के बाद की सिचुएशन ये रहेगी कि एक आधा दिन अपन क्या करेंगे, थ्योरी करेंगे एक लेक्चर में, और उसके बाद फॉलो अप लेंगे न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। तो वो PYQ भी होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे, मतलब वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस दी न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स, ठीक है। अब आपके 11th के कुछ टॉपिक्स होंगे जहां पे आप लैग कर रहे होगे, जहां पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा या आपको कोई हेल्प चाहिए, तो वी विल डू ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। आपको टॉपिक एक दिन पहले बता दिया जाएगा कि आपको आज क्या पढ़ाना है, क्या हम मतलब नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा कि उसकी वीक पॉइंट्स आपके पास हों ताकि आप मुझे भेजो और मैं उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को इलेबोरेट करके एक लेक्चर प्रिपेयर करूं। इज दैट ओके? उतना करोगे? Yes. ठीक है, ओके। तो उसी सारी सीरीज का दिस इज द फर्स्ट डे एंड लेट्स Yes, स्टार्ट ma'am. विद द ऑसिलेशन। ओके, तो ऑसिलेशन आपके 11th में एक चैप्टर आता है, वेव्स एंड ऑसिलेशन करके पूरी यूनिट होती है, लास्ट में आता है, बिल्कुल 14th चैप्टर है ये। आज तो अपन PYQ सेशन रखेंगे एज पर योर 7th ऑफ जैन वाला एग्जाम, बट लेटर ऑन आई टोल्ड यू कि हम लोग क्या करने वाले हैं। इसका वेटेज है 4%, ठीक है, हमारे नीट में। एक मिनट, इसका वेटेज है 4% और पिछले 5 सालों में 7 क्वेश्चन आए हैं। 5 सालों में 7 क्वेश्चन आने का मतलब है एक साल में एक से ज्यादा बार भी क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो आप समझ रहे हो कि ये चैप्टर आपको 4 से 8 नंबर का एक वेटेज एक नंबर प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। और इसमें कॉन्सेप्ट्स जो है वो बहुत काउंटेबल, मतलब फिंगर्स में काउंट कर लो वैसे वाले हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप इसकी कुछ कुछ बेसिक बातें याद रखें। अब मैं आपको थोड़ा बहुत बातें बताती हूँ, फिर हम इन पे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे तो मैंने आपको बोला था कि आप रिवाइज करके आओ, आई होप आप करके आए होगे। तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, आप मुझे बताना कि क्या इसका है सीन है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, आप हैंड रेस करो, मैं आपसे पूछूंगी फिर जैसे मेरा मन करेगा। और करेगा कोई एक बच्चा तो मेरे पास तो चॉइस ही नहीं रहेगी, जैसे कि सिर्फ साक्षी ने किया है, साक्षी के अलावा अनु। ओके, एटलीस्ट आई नीड 3 to 4 हैंड्स, मतलब मुझे चाहिए नहीं बट रेस करो ऐसे वाला। कम ऑन, गुड, वेरी नाइस, यस। तो सुंदर आप बताओगे बेटा? हम पीरियोडिक मोशन वो होती है जो एक सेम इंटरवल पे रिपीट होती है। ओके, सृष्टि? नो? गुंजन? क्या कहूँ मैम, सेम ही है कि पर्टिकुलर टाइम पे सेम मूवमेंट रिपीट किया जाता है, उसी को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। साक्षी? मैम वो मोशन जो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे रिपीट होता है उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ओके, अनु? Yes, ma'am. सेम? एक particular time. Yes, ma'am. Same. ओके, दीपक, मुस्कान, आप लोगों का भी सेम है या आप कुछ और ऐड करना चाहोगे? यस मैम, जो ऐसे मोशन जो अपने आपको फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करते हैं। ओके, ठीक है, वेरी नाइस, बिल्कुल सही बोला। पीरियोडिक मोशन में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। पीरियोडिक मोशन में आपने बोला कि मोशन रिपीट्स इटसेल्फ। इसमें मेरे को सबसे सही एग्जांपल लगता है कि आप अर्थ का समझ लो, क्योंकि ज्यादा इजी होता है समझना। सन है, सन के चारों तरफ अर्थ है जो है मूव करती है। अब कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लो आप, इस पॉइंट पे लेट्स से अर्थ इस डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी v से मूव कर रही थी। 365 दिन बाद वो जब a पर आएगी तो वापस सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से रिपीट करेगी, यानी कि अपने मोशन को एग्जैक्टली कॉपी करती है, वेदर इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेदर इट्स वेलोसिटी और एनी अदर थिंग, ठीक है, ट्रेजेक्टरी, सब चीज। तो तब आप उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हो। ओके,
तो पीरियोडिक मोशन आपने बहुत सही बताया। अब मुझे बताओ पीरियोडिक मोशन के बाद ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, बताओ एंड्रिश। ओके, ठीक है, मैं एक दो बार पूछूंगी फिर मतलब एक बार मतलब एक में कन्वे कर देना सारा चीज। अनु आप बताओ। मैम ऑसिलेटरी मोशन फोर्थ मतलब ऐसे ओके ओके, आई विल मैं एक्सप्लेन बताऊं दैट। हाँ मैं बोलो बताऊं खराब है बोलो मैम, बोलो। वो ऑसिलेटरी मोशन वो होती है जो टू एंड फ्रो मोशन करती है अपनी ओके, बीट इसे पोजीशन से। ओके यस ओके, मैम इसे जी बैक एंड फोर्थ भी बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं टू एंड फ्रो। बट इसमें एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अबाउट मीन पोजीशन। एंड व्हाई मीन पोजीशन? बिकॉज मीन पोजीशन इज द स्टेट ऑफ बैलेंस, इक्विलिब्रियम। ठीक है, मीन पोजीशन को आप बोलते हैं जहां पे नेट फोर्सेस जीरो होती है। नेट फोर्सेस जीरो मतलब इक्विलिब्रियम का स्टेट, और इक्विलिब्रियम का स्टेट वो स्टेट होता है जिससे कोई बॉडी डिस्प्लेस होना नहीं चाहती। जब आप उसको उस पोजीशन से डिस्प्लेस करते हो तो वो एक टेंडेंसी शो करती है टू रिगेन दैट पोजीशन, और उसी वजह से उसके अबाउट क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। देखो एक सिंपल सी बात बताती हूँ, पीरियोडिक मोशन के अंदर आता है ऑसिलेटरी मोशन। बेसिकली ऑसिलेटरी मोशन इज द स्पेशल क्लास ऑफ पीरियोडिक मोशन। आप बोल सकते हो कि ऑसिलेटरी मोशन हमेशा पीरियोडिक मोशन होगा, बट हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। नो नो नो, दैट्स कूल, आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दो, दैट विल वर्क। ओके, आप लैंग्वेज का स्ट्रेस मत लेना। मैम इसका एग्जांपल ऐसा पेंडुलम दे सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब देखो एक वर्ड आता है हार्मोनिक मोशन। क्या हार्मोनिक मोशन बताओगे क्या होता है, एनीवन? हाँ मुस्कान बताओ। Ma'am, when body starts its motion from its mean position. ओके, साक्षी? मैम सेम मीन पोजीशन से जो स्टार्ट करते हैं मोशन। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, एक्सट्रीम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली ऑसिलेटरी मोशन ही हार्मोनिक मोशन होते हैं। दे आर यू नो द नेम, टू नेम्स ऑफ द सेम थिंग, दैट्स इट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। हार्मोनिक बेसिकली हारमोनियम से निकला हुआ होता है। हारमोनियम में 7 म्यूजिकल नोट्स होती हैं, जैसे कि आप कैसे समझ लो 7 डेज हो गए वीक के। ठीक है, और क्या होता है कि वीक की नंबर ऑफ डेज फिक्स्ड है, बट हर बार वीक का काउंट बढ़ता रहता है, वीक 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4, बट इवेंचुअली तो वो 7 डेज ही रिपीट हो रहे होते हैं ना। तो ये ऑसिलेटरी मोशन वही चीज हो गई। ठीक है, इसमें 3 चीजें होती हैं, आपको जो समझनी है वो पेंडुलम से अपन समझते हैं। देखो थोड़ा बहुत बस इसलिए बता रही हूँ कि काफी पुराना चैप्टर है, पहली बार मतलब पहला ही सही समझ लो, इतने टाइम बाद सुन रहे हो। दिस इज मीन पोजीशन। ये सबसे दूर जहां तक जा पाएगा उसको पॉजिटिव एक्सट्रीम बोल देंगे, उसके अपोजिट वाला जो होगा नेगेटिव एक्सट्रीम हो जाएगा। मैंने चाहे कितना ही गंदा बनाया हो, लेकिन आप हमेशा याद रखना कि मीन से दोनों एक्सट्रीम इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, और थोड़ा ऊपर होते हैं। हम लोग हमेशा ये मानते हैं कि मीन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, मतलब मानते नहीं है, दिस इज व्हाट द डायनामिक्स इज, कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पॉइंट्स पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। एग्जैक्टली जीरो होता है। देखो एक्सट्रीम पॉइंट आपको मिला ही तब ना जब उसके फर्दर आपके पास जाने के लिए वेलोसिटी ही नहीं थी। भैया कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर उछालते हो तो वो ऊपर उछल के किसी एक फिक्स एक हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचता है, उसके ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि उसके पास वेलोसिटी नहीं है कि वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को ओवरकम कर पाए, राइट? सो दैट इज द पॉइंट। अब दूसरी चीज, किसी भी ऑसिलेटरी मोशन को अगर आपको स्टडी करना है तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि उसकी बेसिक कंडीशंस क्या होती हैं, और वो होता है कि उसकी जो फोर्स लग रही होती है, जो हर बार उसे टुवर्ड्स द मीन पोजीशन रिस्टोर करना चाहिए कि वो मीन पोजीशन पे आ जाए, वो फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी, और ये एक्स जो है ना, हमेशा ध्यान रखना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। आप हमेशा पूरा बोलना कि मीन पोजीशन से कितना दूर आपने ऑब्जेक्ट रखा, ये वो चीज है। ठीक है, ये चीज समझ में आती है? अब देखो यूजुअली क्या होता है, ये -x⁴n होता है, ये होता है ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब है सबसे सिंपलेस्ट केस, और सबसे सिंपलेस्ट केस क्या है कि आप n का वैल्यू 1 पुट कर दो। दैट्स व्हाई यू गॉट द एक्सप्रेशन f is equals to -kx where k is the SHM constant. Is that fine? ओके, तो ये तो था बेसिक डिस्कशन। ठीक है, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन सब आपको पता होना चाहिए। एक फोटो आपको समझ में आनी चाहिए। आई ड्रॉ इट हियर
This is the negative extreme position, and let's say this is the positive extreme position, and this is the mean position. ठीक है, अब ये बात आप हमेशा ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है कि अगर ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पर है तो उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी यानी कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, और ये मैक्सिमम है। इस पर हम पोटेंशियल एनर्जी देखो मिनिमम बोलते हैं। एक अच्छा तरीका है आप मिनिमम बोलो, लेकिन अगर मीन पोजीशन से ही रेफरेंस लेवल है, क्योंकि आपको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी इट इज ऑल अबाउट द पोजीशन, अगर आपका रेफरेंस लेवल मीन पोजीशन से ही क्रॉस हो रहा है तब आप इसको जीरो बोल सकते हो। अदरवाइज इट इज द नाइसर वे टू से कि यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी और मैक्सिमम आपको पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पॉइंट्स पे मिलेगी। सिंस उनके पास वेलोसिटी ही नहीं है सिर्फ फर्दर दूर जाने के लिए, अर्थात काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ये जो एसएचएम है ये बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस पूरे जर्नी के दौरान एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ कुछ एक्सप्रेशंस बता देती हूँ कि एक्सेलरेशन को हम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बोलते हैं। अगेन एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। जितनी बार एक्स बोलो उतनी बार ये चीज बोलो, ठीक है। वेलोसिटी आती है आपकी प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बताओ तो काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, हाफ एम वी स्क्वायर कर दिया बेसिकली। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बताओ तो पोटेंशियल एनर्जी आती है हाफ एम, बताओ क्या आएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। यस मैम। है Yes, ma'am. ठीक है। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, एक मिनट लेट मी चेंज द कलर क्योंकि अब हम डायनेमिक्स से बाहर आ गए हैं। दूसरी चीज आपको जो पता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। आई होप आपको डिफरेंशियल इक्वेशन याद होगी कि d2x by dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और इसके रूट्स निकल के आए थे x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हर एक चीज का क्या मतलब है। x होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, a होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसे आप एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो। दिस एंटायर थिंग ओमेगा t प्लस फाइव टुगेदर इज फेज। ऑल्दो अगर आप खाली फाइव की बात करो तो इट इज योर इनिशियल फेज, यानी कि एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल कहाँ था, क्योंकि आपको पता है ऐसा कभी भी जरूरी नहीं हो सकता कि हमेशा पार्टिकल मीन पोजीशन से ही चले। पार्टिकल एक्सट्रीम से भी चल सकता है, पार्टिकल ना तो मीन से ना तो एक्सट्रीम, बीच में से कहीं से चल सकता है। तो उन सब के लिए हमें एक जनरल एक्सप्रेशन रखनी होती है। मैंने जब भी कभी आपको फेज पढ़ाया है मैंने आपको हमेशा ये डायग्राम याद दिलाया होगा कि दिस इज द वेव, राइट, और इस वेव पे ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री एंड इट इज 360 डिग्री। ये हो गए एंगल्स, और इनको मैंने हमेशा आपकी पोजीशंस के साथ भी रिलेट करा होगा कि ये मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये अगेन मीन, ये नेगेटिव एक्सट्रीम और ये अगेन मीन, ठीक है। इसको मैंने आपको ऐसे सर्कल पर भी बताया था कि इफ दिस इज मीन, this would be your positive extreme, this would be your again mean, right, and this is your negative extreme। और अगर इनके बीच कोई एंगल आ रहा है तो मतलब वो 0 से 90 डिग्री के बीच है, इधर है तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच है, इधर है तो 180 से 270 के बीच है, और इधर है तो 270 से 360 के बीच है, राइट। ये डिस्कशन हमारा पहले भी हुआ है। और अगर ये 0, 90, 180 तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया फिर क्या मतलब है। तो अगर आप इतना कनेक्ट करके चल पाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें डिस्कशन होता है वो डिस्कशन होता है बेटा स्प्रिंग को लेकर। आपने रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस कई बार पढ़े हैं, ऐसे ही आपके पास आता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, जिसपे कई बार क्वेश्चन देखे भी गए हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगेन देखो सीरीज हो सकता है या पैरेलल हो सकता है, बस ये चीज ध्यान रखना कि जो इसका रिजल्ट होता है वो रेसिस्टेंस के रिजल्ट से अपोजिट होता है। यानी कि सीरीज में आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देखने मिलेगा, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट्स है, और पैरेलल में आपको ये वाला देखने मिलेगा जो कि उल्टा दिखता है रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से। इज दैट फाइन? कैपेसिटेंस, यस मैम। काइंड ऑफ, बिल्कुल, ठीक है।
और जैसे जैसे आप ये चीज पढ़ते जाओगे, देखो अभी आपने, क्योंकि आप तो एक बार सारा कुछ पढ़ चुके हो 11th 12th, राइट? तो आपने रेसिस्टेंस देखा है, आपने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस देखा है, आप कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग देख रहे हो, आप थर्मल में कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स देखोगे, है ना, सीरीज पैरेलल। तो आप डाई इलेक्ट्रिक वगैरह देखते हो। तो ये 4-5 चीजें जो है ना, ये तरीके से नोट्स बनाने स्टार्ट करो अब, कि कॉम्बिनेशंस के आप एक नोट्स बना लो। आपको पता होना चाहिए कहाँ सीरीज पैरेलल जैसा फॉलो होता है रेसिस्टेंस, क्योंकि रेसिस्टेंस अपन बचपन से करते हैं तो ज्यादा दिमाग में बैठा हुआ है। तो कौन रेसिस्टेंस के साथ चलते हैं और कौन उसके अपोजिट चलते हैं, ये चीज आपके पास क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन आप 2 से 3 बार पढ़ोगे ही, ठीक है, पूरे 11th 12th में। एक तो ये चीज हो गई। एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कटिंग ऑफ स्प्रिंग का। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक नेचुरल स्प्रिंग है, ये वाली, ठीक है, एल लेंथ और के स्प्रिंग कांस्टेंट की। हमारे पास टाइम खाली है, हमने क्या करा, इसको एन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एन इक्वल पार्ट्स में हमने इसको कट किया है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। अगर ऐसा आपने किया है बेटा, तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार मिलते हैं कि आपने इसको ऐसे ऐसे, है ना, इक्वल इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। हमेशा ध्यान रखना कि लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। बेसिकली KL इज कांस्टेंट, K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, L इज द लेंथ। अब आप खुद से थोड़ा सा इमेजिन भी करो, आपके पास एक बड़ी सी स्प्रिंग है, उसको खींचना ज्यादा इजी इन कंपैरिजन में इसको काट दूं तो उस छोटे छोटे पार्ट को आप खींचोगे, ज्यादा स्टिफनेस फील होगी ना, मतलब लेंथ कम होते ही K बढ़ गया, समझे क्या? यस। तो अगर आपने L लेंथ की स्प्रिंग को N इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो एक स्प्रिंग का लेंथ L/N हो गया ना? यस। अगर लेंथ 1/n हो गया तो बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट n टाइम्स हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो कह देगा 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, बताओ नई स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो डायरेक्ट 5 के लिख के आओगे, वरना अटके रह जाओगे। समझ रहे हो? इज दैट ओके? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। इसके अलावा आपने जो एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, जो मैं मतलब अगर इसको क्विक रिकैप दूं और रैप अप करूं इस चैप्टर को, तो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ Yes, ma'am. SHM, जिसके अंदर आप बहुत सारे सिस्टम्स पढ़ते हो, पेंडुलम पढ़ते हो, आप उसमें टनल वाला केस पढ़ते हो, यूट्यूब वाला केस पढ़ते हो, और कॉक वाला केस पढ़ते हो। देयर आर लॉट ऑफ केसेस। हमेशा ध्यान रखना T इज टू 2 पाई अंडर रूट m/k, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑसिलेशन इज 2 पाई अंडर रूट m/k। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो वो चीजें अब आपने आई होप एक्सप्रेशंस याद करके आए होंगे, ठीक है? ये होता है, मैम के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना? नहीं, K इज SHM कांस्टेंट के बहुत चीजें होती हैं, ठीक है? जहां पे मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपको हर बार कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। जब स्प्रिंग आएगी तो स्प्रिंग की बात होगी, SHM चल रहा है तो SHM कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक चल रहा है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो K इज सो मेनी थिंग्स इन फिजिक्स, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, and this K is SHM constant and this M is mass, ठीक है? ये आपका यहां से आया बेटा, ये जो ओमेगा है, ठीक है, इधर की एक्सप्रेशन से चीजें निकल कर आई हैं। खैर इस चीजों में हम ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाते हैं, फिलहाल आप ये चीज समझ लीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है? अच्छा, एक चीज और बता रही हूँ, मतलब ये जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ कि जब भी कभी आप किसी भी सिस्टम को बोले आपसे कि भाई इसका टाइम पीरियड निकालो, तो देयर इज अ फ्यू सेट ऑफ स्टेप्स जो आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको ऑसिलेशन चाहिए तो हमेशा ध्यान रखना इक्विलिब्रियम यानी कि मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करना पड़ता है। तो मीन पोजीशन से पहले डिस्प्लेस करो, ठीक है? फिर वो ऑसिलेट करेगा, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके फिर आप रिस्टोरिंग फोर्स का इक्वेशन लिखना, वहां से आपको टाइम पीरियड वगैरह मिल जाएगा, वहां से फ्रीक्वेंसी फिर आप सब निकाल लोगे अगर एक बार टाइम पीरियड वगैरह आ गया, ठीक है? तो ये चीजें होती हैं। बाकी अब आपको ज्यादा डिटेलिंग चाहिए तो आपको पता है कि आपके पास बिटली शीट है, 11th में ऑसिलेशन हो चुका है, वहां पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, 2004 का है। अच्छा है इसलिए जस्ट ऐड कर दिया क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न टाइप के थे ना, तो आप इसको देखना। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, उधर ही आंसर कीजिएगा। कोई भी माइक ऑन करके चैट पर आंसर नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। पोल लॉन्च हो गया, प्लीज आंसर कीजिए, मैं टाइमर चलाती हूँ।
Okay, time up. I got 12 votes and I'm going to end the poll. हमेशा 30 सेकंड के अंदर पोल बंद हो जाएगा. रिजल्ट्स आपके लोगों के सामने हैं. एक बार डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन कह रहा है 2 स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 आर जॉइंड इन सीरीज. ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की बात हो रही है. सबसे पहले आपके दिमाग में इसका एक्सप्रेशन आ जाना चाहिए. दैट इज 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2. राइट, इस तरीके का एक्सप्रेशन इसका रहता है. और वोट्स अगर आप देखोगे तो 10 बच्चों ने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया है. आई रियली लाइक दिस थिंग कि एक तरफ आपका झुकाव जा रहा है बल्क में. आई होप वही आंसर हो. तो द क्वेश्चन इज कि जब आपने दो स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट किया जिनकी स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 है, तो बताइए इफेक्टिव क्या होगा. ठीक है भाई, तो सिंपल सा क्वेश्चन है. इसको तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही कर लूं. मेरे को रिजल्ट मैंने आपको, अगर आपने मुझसे पढ़ा है रेसिस्टेंस वाला कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, तो मैंने आपको वहां पे रेसिस्टेंस वाला बताया था कि अच्छा होता है आप R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 याद कर लो. ज्यादा इजीली क्वेश्चन सॉल्व होता है इंस्टेड ऑफ के एलसीएम लेके रेसिप्रोकल मारो. तो यस, इट्स ऑप्शन डी. राइट? यस मैम. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. ऐसे जल्दी सेशन उड़ा देंगे हम. क्वेश्चन नंबर 2 2003 का है. द क्वेश्चन इज की द टाइम पीरियड ऑफ अ मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इज T. द स्प्रिंग इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स and the same mass is suspended from one of the parts, then the new time period will be. नया टाइम पीरियड क्या होगा? ठीक है, अगेन टाइमर स्टार्ट हो चुका है. आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं पोल दे रही हूँ आपको. आज क्लास शांत शांत सी लग रही है. गुस्से में क्यों बेटा? पढ़ लो. समय हो गया है. समय समाप्ति की घोषणा. आई एम एंडिंग द पोल एंड आई एम शोइंग यू द रिजल्ट राइट नाउ. यहाँ पे अब वोट्स का जरा इक्वल सा ही डिस्ट्रीब्यूशन है. 4 2 5. तो 2 को हटा दें तो 4 और 5 तो सिमिलर सा है. मजा नहीं आया मतलब इस बात में मुझे. अब ये भी मैंने आपको बताया था, बट फिर भी चलिए देखते हैं. So the question is कि आपने एक स्प्रिंग को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया. बेटा 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया. मुझे बिना इसको कुछ आगे पढ़े, सॉरी लेट मी चेंज द कलर. बिना इसको कुछ आगे पढ़े मुझे बस अभी इतना दिख रहा है कि ये L/4 और 4K वाली सिचुएशन हो गई है. ठीक है, अभी मुझसे क्या कह रहे हैं कि हमने एक स्प्रिंग पे कोई वही मास सेम जो है सस्पेंड कर दिया. हमको टाइम बता दो. तो नया टाइम पीरियड पूछ रहे हैं. अब एक बात बताओ, T इनिशियल आपका 2π√m/K हो जाएगा पूरा. अब आपने मास तो वही रखा, तो T प्राइम में मास तो वही रहेगा, 2π भी वही रहेगा, लेकिन K की जगह नया वाला K यानी कि 4K आ जाएगा. 4 को आप बाहर ले लीजिए रूट के, तो ये आपके पास 2π√m/K बचा. देखो जब आपसे कंपैरिजन कराना है तो कोशिश करो जो इनिशियल फॉर्म है उस फॉर्म में आपका आंसर आ पाए, है ना. तो इस तरीके से मैंने इसको कर दिया 1/2, सॉरी. तो ये आपका हो जाएगा T प्राइम इज इक्वल्स टू T इनिशियल बाय 2. अब T/2 आपको जहां दिख रहा हो वो आपका आंसर है. इट्स ऑप्शन सी. समझ में आया क्या? ये तेज हो गया? बता सकते हो? आगे सर. चलो बढ़िया. अब क्वेश्चन 3 पर आ जाइए. क्वेश्चन 3 आपको 2003 का ही है. क्वेश्चन रिपीटेशन देखो एक ईयर में हुआ था. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट इज. बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है. 30 सेकंड फिर आपको मिल रहा है. ठीक है, क्या आंसर आएगा बताना. मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, उधर आप आंसर कीजिएगा. लेट्स स्टार्ट. क्या रहा? अभी तो मैम स्टार्ट भी नहीं हुआ है, एंड की बात करता है. Time up. I'm ending the poll and I have got 12 responses. 13 हो गया है.
ओके, एक ऑप्शन को ज्यादा मिला है अच्छा खासा अमाउंट से, लेट्स चेक। तो क्वेश्चन कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक, देखो आपको बोल रहा है हाफ वे, अरे यार एक मिनट रुको, हाफ वे का मतलब क्या हो गया, हाफ वे का मतलब कि एम्पलीट्यूड का आधा, राइट, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की जस्ट बीच में, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम इज ए, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज ए, तो हाफ वे हो गया a/2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो इसकी, राइट, टोटल एनर्जी की कितनी होगी। अब एक बात बताइए, मैंने बोला था काइनेटिक, इसमें टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, तो या तो यू मैक्स है ना इज इक्वल्स टू काइनेटिक मैक्स इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, ये वाली सिचुएशन होती है। तो ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर रख सकते हैं, मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना, तो k की जगह आप m ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं, Yes, है ना। ma'am. तो आपके पास यहाँ पे हाफ m ओमेगा स्क्वायर, देखो अगर होता a तो ये चीज हो जाती है आपकी E टोटल एनर्जी। अब मेरे को चाहिए a/2 के लिए, तो a/2 के लिए E प्राइम हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 है ना, तो मतलब 1/4 का फैक्टर आएगा। आप इसको इतना बड़ा करके लिखो या फिर आप इसको सिंपल लिख दो, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, वहां से भी कम बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली E प्राइम आपका E/4 आ गया, और ये आपका ऑप्शन सी है। दैट्स वेरी कूल कि आप लोगों का रिस्पॉन्स ऑप्शन सी की तरफ ही था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, 2017 का क्वेश्चन है, आ गया आपके समय के पास। ओके 2000, ठीक है जल्दी से देखो, डन, राइट, चलिए। So the question is a spring of force constant K is cut into lengths of 1:2:3. They are connected in series and the new force constant is K prime. Then they are connected in parallel and force constant is K double prime. Find the ratio of K prime versus K prime to K double prime. बढ़िया क्वेश्चन है। एक स्प्रिंग को आपने 3 पार्ट में काटा, ठीक है, पहले सीरीज में कनेक्ट किया, फिर उसका K इफेक्टिव निकाल लिया, फिर पैरेलल में कनेक्ट करके K इफेक्टिव निकाल लिया, उन दोनों K इफेक्टिव का रेशियो पूछ रहे हैं आपसे। तो एक मैथ्स के लिए अच्छा क्वेश्चन है कि मैथ्स आप एप्टीट्यूड के साथ खेल सकते हो कि नहीं। पोल लॉन्च हो चुका है, टाइम स्टार्ट हो चुका है, आंसर कीजिएगा। Time is up and I'm ending the poll. Oh भाई, I got only 7 votes. चलिए फिर, आई थिंक क्वेश्चन टफ पड़ गया। हाँ, लेट्स सॉल्व इट। देखो टाइम का थोड़ा सा आप कंस्ट्रेंट रखना चाहिए। आपको वो बोल रहे हैं कि जो आपको ये स्प्रिंग लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है L1 रेशियो L2 रेशियो L3 विच इज 1:2 रेशियो 3, ठीक है। आपसे K1 रेशियो K2 रेशियो अगर मैं K3 पूछूं तो मैंने आपको बताया था KL कांस्टेंट होता है, यानी कि 1:1/2 रेशियो 1/3 हो जाना चाहिए, रेसिप्रोकल हो जाए। अब आप इसको जरा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, मतलब इट इज नाइस अगर आप फ्रैक्शंस रिमूव कर पाओ किसी रेशियो में, तो मैंने इसे 6 से मल्टीप्लाई करने की सोची ताकि फ्रैक्शंस रिमूव हो जाए। अब ये बोल रहे हैं कि इन सेट ऑफ स्प्रिंग्स को आपने एक बार सीरीज में कनेक्ट किया और एक बार आपने इन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया। अगर मैं इनको सीरीज में कनेक्ट करूंगी तो भाई सिंपल सी बात है कि K इफेक्टिव मेरा इस तरीके से आएगा, है ना। तो आप यहाँ पे K1 K2 K3 का वैल्यू पुट कर दो, 1/6 1/3 1/2, एलसीएम 6 आएगा, 1 + 2 + 3 आप सॉल्व करो तो 6/6, यानी कि आपका K इफेक्टिव ऑफ सीरीज, सॉरी इन्होंने ऑलरेडी K प्राइम बोला तो हम इतना ज्यादा नहीं लगाते, K प्राइम 1 आ गया, ठीक है। पैरेलल की बात करो तो K इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 + K2 + K3, ठीक है, विच इज योर 6 + 3 + 2 एंड इट वुड बी 6 3 9 9 2 11 एंड दिस इज योर K डबल प्राइम। तो ये पूछ रहे थे आपसे कि भाई हमको तुम K प्राइम ओवर K डबल प्राइम बता दो, यानी कि 1/11 आ जाएगा, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। कोई समस्या आई क्या? हाँ टफ था क्योंकि वोट कम मिली थी। देखो बस इतनी सी चीज, इतने कॉन्सेप्ट की पकड़ चाहिए जो मैंने आपको ऑलरेडी आज क्लास की स्टार्टिंग में बता दी थी, है ना। तो आप थोड़ा सा ट्राई करो कि आप चीजों के साथ खेलो। बस एक यहाँ पे ये पॉइंट था कि आप चाहो तो ऐसे भी रख के कर सकते थे, बट इट विल हेल्प यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन लेसर अमाउंट ऑफ टाइम,
ठीक है, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोला जा रहा है पेंडुलम इज हंग फ्रॉम द रूफ ऑफ सफिशिएंटली हाई बिल्डिंग एंड इज मूविंग फ्रीली टू एंड फ्रो लाइक अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज, टाइम पीरियड पूछ रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, पोल मैंने लॉन्च कर दिया है, 30 सेकंड आपके पास है, सॉल्व कीजिए। Okay, so I've ended the poll. I got 6 votes and let's start. चलो अच्छी बात है, जो बच्चे हैं उन्होंने 2 ऑप्शंस तो हटा ही दिए हैं, सी और डी। आई होप वो हटे हुए ही मिले। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पेंडुलम है जिसको हमने एक रूफ से हैंग किया है और आपको देखो एक्सेलरेशन दिया हुआ है। फालतू बातें हटाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपको 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और इन्होंने आपको डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है ओमेगा स्क्वायर और x दे रखा है 5। देखो मैंने यहाँ पे ना एक काम करा है, मैंने यहाँ पे नेगेटिव हटा दिया क्योंकि मॉड्यूलस की बात कर लेते हैं भाई। डिस्प्लेसमेंट तो मेन पोजीशन से है ही, वो हमने -5 इंक्लूड करना है। हमको बेसिकली ओमेगा स्क्वायर चाहिए रहेगा क्योंकि टाइम पीरियड चाहिए। तो 4 आ गया, ओमेगा आपके पास 2 आ गया। अब देखो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, राइट, विच इज 2 पाई बाय 2 अर्थात पाई सेकंड आपके पास आंसर है। कितना छोटा सा क्वेश्चन है। तो अगर देखो मतलब ऐसे क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम का नेचर है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो दोबारा ऐसे मत डाउन डाउन फील किया करो कि भाई फिजिक्स में नहीं बन रहे हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का है, 2003 का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए, बताइएगा क्या आंसर आएगा। टाइम स्टार्ट हो चुका है। ओके, सो टाइम अप एंड आई एम एंडिंग द पोल। आई विल शो यू द रिजल्ट, ठीक है। 11 वोट मिली हैं इसे एंड लेट्स स्टार्ट। देखो क्वेश्चन में ना पता है कुछ चीजें लॉजिकली भी चली जा सकती हैं, जरूरी नहीं कि हर चीज का कॉन्सेप्ट आपको पता ही हो। यहाँ पे रेजोनेंस की बात कर रहा है। रेजोनेंस इज समथिंग व्हिच एवरीवन नीड्स। आपने कभी सुना है जब आपके घर के बाहर कोई बारात वरात से निकल रही हो, ऐसे ढोल बाजे बज रहे हो, डीजे वीजे बज रहा हो और आपके घर की खिड़कियां कांपने लगती हैं, वो तब होता है। हर एक चीज की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। जब वो वाली फ्रीक्वेंसी उस ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मिल जाए ना, रेजोनेट कर जाए, रेजोनेट मतलब सेम फ्रीक्वेंसी का होना, तब मस्त एम्पलीट्यूड आता है। तो अगर एम्पलीट्यूड को इफेक्ट कौन करता है? डैम्पिंग करती है। तो हम चाहते नहीं है कि डैम्पिंग हो, जितना डैम्पिंग कम होगा उतना रेजोनेंस पीक बढ़िया होगा। ये सुनो, यस मैम। दैट्स कूल। चलिए, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 2010 का क्वेश्चन है और कह रहा है कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ मास m is suspended from a spring of negligible mass is t if along with it another mass m is also suspended that period of। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएगा, सॉल्व करो। 2010 का है और पोल आप लोगों के साथ लॉन्च हो चुका है, लाइव हो चुका है, ज्वाइन सॉरी उधर आंसर कर लो।
Okay, so time is up. I'm ending the poll and let's see the solution. तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमको एक बात बताओ कि हमने जब कैपिटल M हैंग किया तो हमको मिला T, ठीक है, 2 पाई अंडर रूट M बाई K। हमने एक और मास हैंग कर दिया, तो आपने बेसिकली M के साथ एक और M हैंग कर दिया, तो ये टाइम पीरियड मिल जाएगा 2 पाई अंडर रूट 2M बाई K। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ 2 पाई, क्योंकि मैंने आपको बोला जब भी आपसे वो पुराने रेशियो की टर्म्स में बात करें तो कोशिश करो कि जो एक्सप्रेशन है नई वाली वो पुराने की समहाउ कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे T प्राइम जो है √2 टाइम्स ऑफ T आ रहा है। अब देख लो आपके पास कहाँ ऐसा ऑप्शन आ रहा है, आई गेस ऑप्शन डी आ रहा है। यस और नो, सबका आ गया ये? Yes, ma'am. Yes. ओके लेट्स स्टार्ट। अब हम चलते हैं आगे, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो ओहो रुको रुको रुको, यस 2009 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x is equals to 0 with an amplitude a and time period t. The speed of pendulum at x is equals to a by 2 will be. ठीक है, बताओ a by 2 पर क्या उसका स्पीड होगा। अभी समय हो रहा है 9:11, खैर मैं तो टाइम स्टार्ट कर रही हूँ, टाइमर स्टार्ट हो गया, पोल लॉन्च हो गया, आप लोग उधर आंसर कर दीजिए। ओके आई एम एंडिंग द पोल, 30 सेकंड्स हो गए, 4 वोट मिली है, ठीक है, सच में पोल एंड हुआ है। एंड लेट्स स्टार्ट, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता था हमसे कि भाई x इज इक्वल्स टू 0 पे एम्पलीट्यूड a है और टाइम पीरियड t है, x इज इक्वल्स टू a बाय 2 पर क्या होगा। ये स्पीड की बात कर रहा है, स्पीड का, एक मिनट लेट मी चेंज द इंक। मैंने आपको स्पीड का एक्सप्रेशन बताया था ना कि स्पीड का एक्सप्रेशन होता है v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं कि जब आपके पास x 0 था तब t टाइम पीरियड था, जब आपके पास उन्होंने बोला कि x a बाय 2 हो गया तब टाइम पीरियड बताना है, सॉरी स्पीड बतानी है। तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, राइट। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर बाय 4, यानी कि आपके पास आ जाएगा √3 ओमेगा a बाय 2, राइट राइट, Yes, ma'am. यही होगा आपके पास, v इज दिस थिंग। अब क्वेश्चन क्या था, अच्छा इन्होंने इसको ओमेगा को 2 पाई बाय t रख दो भाई, ये तो क्वेश्चन के हिसाब से अपन जा सकते हैं, राइट, इसमें तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत है Yes, ही ma'am. नहीं। क्वेश्चन जैसे हमसे बात कर रहे हैं वैसे उसको आंसर कर दो। तो जहां आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है पाई √3 a बाय 2 पाई √3 a बाय t, इट्स ऑप्शन सी, राइट, Yes, ma'am. पाई √3 बाय, चलो मैम बढ़िया। मैंने जैसे ही पोल किया आपने एंड कर दिया। लेकिन मैंने आपको दिखाते कि 30 सेकंड के हिसाब से काम चल रहा है, जिसमें कि क्वेश्चन में अलग पढ़ती हूँ। अब चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 2016 में पूछा गया था, बोल रहे हैं कि a body of mass m is attached to the lower end of a spring whose upper end is fixed. The spring has negligible mass. When the mass m is slightly pulled down and released, it oscillates with a time period of 3 seconds. When the mass m is increased by 1 kg, the time period of oscillation becomes 5 seconds. The value of small m in kgs is, ठीक है, पोल लॉन्च हो चुका है, उधर आंसर कर दीजिएगा। देखिए पोल ओवर हो गया है, वो सॉरी टाइम ओवर हो गया है, तो मैंने पोल एंड कर देनी है आपके लिए। 9 वोट्स आई हैं, लेट्स शो यू द रिजल्ट एंड लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन, ठीक है।
देखो क्वेश्चन में हमसे बोला था कि जब आपने एम मास अटैच कर रखा था तब आपके पास 3 सेकंड आ रही थी। एक बार बताओ, बाकी और चीज तो कुछ हमने चेंज करी नहीं। इट्स 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, 2 पाई भी सेम, के भी सेम, विच मीन्स टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम। ठीक है, तो उन्होंने बोला 3 सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम, पहली चीज ये हुई, और 5 सेकंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एम प्लस 1 के। अब आपको निकालना है एम का वैल्यू, तो रूट हटा देते हैं क्योंकि ज्यादा दिक्कत देता है रूट। तो हम एक काम करते हैं 9/25 और ये हो जाएगा m by m plus 1. Just solve this equation and you will get your answer. It will be 9m plus 9, 25m. 9 और 25 में से 9 माइनस करना, कितना बचेगा? 25 में से 9 गया 16 या तो m आ गया आपके पास 9/16 kg. Is that okay? And it is your option D. D सही है. Very good. Question number 10, 2022 में आया वो क्वेश्चन है, बोला गया है two pendulums of length 121 centimeter and 100 centimeter start vibrating in phase. ठीक है, at some instant the two are at their mean position in the same phase. The minimum number of vibrations of the shorter pendulum after which two are in phase at the mean position. ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज आपको इरिटेट कर सकती है, बट ठीक है, अब टाइम ले लेना ज्यादा, 45 सेकेंड्स में इसमें दे रही हूँ आपको. मैम क्वेश्चन पढ़ के तो लगता है ऐसे कहना क्या चाहते हो? देखो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आपके पास 2 पेंडुलम है, एक की लेंथ 121 है, एक की लेंथ 100 है, दोनों को वाइब्रेट करा रहे हैं सेम फेज में. ये बताओ कि जो शॉर्टर वाला पेंडुलम है वो कितने वाइब्रेशंस करेगा कि वो फर्स्ट के साथ सेम फेज में रहे. अब समझ में आया गुंजन? ओके मैम. I think समय आपका ज्यादा ही हो गया है, so I am ending the poll and I got 8 votes. ठीक है, let's solve the question. पता है इस क्वेश्चन में भी ना आपको सिर्फ रेशियो चेक करना था. आप देखो इसमें बाकी सब चीजें सेम बोल रखी है ना, सिर्फ क्या बोल रहा है वो, ये वाली चीज, ये वाला फॉर्मूला है, इसमें लेंथ वेरी करा रहा है वो, है ना, 2 पाई भी सेम और जी भी सेम. एक मिनट रुको. तो बेसिकली फॉर्मूला इस बात का है कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल. अब एक बार आपके पास जो टाइम पीरियड है वो है आपके पास किसके लिए बेटा? 121 के लिए. और एक बार आपके पास टाइम पीरियड है 10 के लिए, ये 100 के लिए. Yes, 100. Yes, ma'am. अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस. अब ये बताओ आपको क्या लगता है, आपने कैसे मतलब सॉल्व करने का दिमाग कैसे लगाया, इसमें क्या करना चाहिए? कैसे करें इसको? मैम रूट हटा के 120 का 11 और उससे ज्यादा है और 100 का छोटा है तो 10 आ गया. क्या 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 मैम मतलब जैसे आपने निकाला ना टाइम पीरियड का रूट, मैम इसका रूट सॉल्व करा तो 11 और 10 आया और शॉर्टर 10 था तो 10. हाँ बिल्कुल सही. आप इसका जब इसको देखो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, आप इसको जब यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 10. ठीक है, 121 मतलब लॉन्गर वाला था, 100 मतलब शॉर्टर वाला था, राइट? यही था ना? यस मैम. Yes, ma'am. तो वो आपके पास यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, द शॉर्टर पेंडुलम टू आर अगेन इन द सेम फेज. तो सेम, अब देखो शॉर्टर वाले को शॉर्टर वाले के लिए क्योंकि लेंथ कम है, टाइम पीरियड ज्यादा, उसको नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा करनी पड़ेंगी ना, राइट? तो दैट्स व्हाई इट्स ऑप्शन ए. अगर यहाँ पे लॉन्गर लिखा होता ना, कहाँ पे देखो यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन 10 हो जाता. दोनों ही दिख रहे हैं तो समझ लेना कि दोनों मार्क कब करने हैं, राइट? चलिए अब इसको बात करते हैं क्वेश्चन 11 एंड दैट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. 2021 में आया हुआ है.
क्वेश्चन कह रहा है बॉडी इज एक्सिक्यूटिंग एसएचएम विद फ्रीक्वेंसी एन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज, पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? पोल आपके साथ लॉन्च हो चुका है, सॉल्व कीजिए, बताइए फटाफट से। ओके, सो आई एम एंडिंग द पोल एंड आई गॉट 10 वोट्स। ठीक है, सही था, काफी सही वोट कर रहे हो, फिलहाल कम थी बट ठीक है। देखो आपके पास जो एक्स है, अगर आपको याद हो तो मैंने साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कुछ ऐसा बताया था, राइट? और मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर बताई है। तो खाली एक्स एक्स पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, एक्स स्क्वायर में साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाता। तो अगर आप साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनाते हो तो ऐसा कुछ बनता है, राइट? दिस इज साइन ओमेगा टी। अगर मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी का बनाऊं तो क्या बनेगा? पॉजिटिव हो जाएगा ना, वो -1 वाली चीजें चली जाएंगी, ऐसा होता है ना? तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओ तो कुछ ऐसा बनेगा, राइट? तो आपको पता ही, आपने फुल वेव रेक्टिफायर में भी देखा था कि दिस इज योर वन वेव, ये आपका टाइम पीरियड है, उतने में यहाँ पे 2 साइकिल कंप्लीट हो जा रही है। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो इसकी 2 न्यू हो जाएगी, राइट? इट इज योर ऑप्शन सी। इसके अलावा अगर आपको और मैथमेटिकली जाना है तो उसका तरीका क्या है कि आप यहाँ पे देखो ओमेगा है, इस ओमेगा को आप 2 पाई न्यू लिख सकते हो। यहाँ पे आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखोगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अगर मैं साइन मतलब साइन या कॉस साइनसोइडल फॉर्म में, बिकॉज़ साइन स्क्वायर जा रहा है ना वो, उसको अगर 1 करूं तो आप यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 लिख सकते हो ना, टोटल लाइक आइडेंटिटी यूज कर। तो यहाँ पे देखो 2 ओमेगा आ रहा है फेज में, तो ये आपके पास आ गया ना 2 पाई न्यू का ट्वाइस, तो बेसिकली न्यू का ट्वाइस हो गया आप, ठीक है? तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, जैसे देखो। ऑल्दो आई फील कि ग्राफिकली ज्यादा ही विजिबल होता है, ज्यादा सही होता है, बाकी जैसी आपकी मर्जी। अब आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एनएलएम करेंगे। अब एनएलएम के लिए हम लोग मतलब कल ही जो होगा हमारा, तो वही काम करेंगे। एक बार आप पढ़कर आना, जैसे आज मैंने आपको एक बहुत ही फास्ट रिकैप दिया था, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको एनएलएम का भी ऐसे ही फास्ट रिकैप दे दूं, ठीक है? और फिर हम प्री वर्क मतलब इसका प्री वर्क तो यही है कि आप उसके बारे में बेसिक पढ़ के आना है। बट आपके लिए एक फायदा होगा कि अगर आप चाहते हो कि मुझे वन शॉट काइंड ऑफ चाहिए न्यू एनएलएम का, ठीक है, तो आपको एक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वो रिकॉर्डिंग मतलब पहले नहीं मिलेगी, आपके लेक्चर के बाद 11th वालों का लेक्चर है, उनको मैं थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है? तो मे बी इट विल हेल्प यू, राइट? बाकी थैंक you so much for being so nice. It really means a lot. Yeah. Enjoy. Tata, bye bye. Good night. मैम हाँ, बोलो बोलो बोलो. अगर मैम हम लाइट ऑफ स्पीड को अचीव कर ले फिर हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? टाइम ट्रैवल, टाइम डायलेशन, सारी बातें. अच्छा, टाइम ट्रैवल, मेरे को लगा टाइम डायलेशन. मेरा ये सारी बातें ही रिलेटिविस्टिक वाली हैं, तो बिल्कुल वो कंपेरेबल